बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आप तमाम बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के जो इम्पोर्टेंट हैं और जो फर्स्ट ईयर फिज़िक्स की जो प्रिपरेशन गाइड है वो अभी तक आपने नहीं बनाई है, इसकी वीडियो तो काइंडली बना दें और या इसकी क्लास रख लें। तो क्लास तो रखना बहरहाल पॉसिबल नहीं है, तो आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए मैंने जो है ये वीडियो आखिर तक देखिएगा, कंप्लीट देखिएगा और तमाम बच्चे देखिएगा। कोई सा भी पार्ट इसका मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के सारे इंपॉर्टेंट भी बता दूँगा, तरीक़ेकार भी बता दूँगा कि कौन-कौन से क्वेश्चंस को कितनी वैल्यू देनी है, कौन से क्वेश्चंस की तैयारी अगर करनी है तो किस तरह से करनी है, और बोर्ड का जो पेपर आप लोगों का इंशाल्लाह आएगा तो वो किस तरह से और किस ट्रैक पे आएगा, तो किस तरह से आप अच्छे नंबर ले सकते हैं। थोड़ी-सी लेंथी वीडियो होगी, ज़ाहिर-सी बात है कि पूरी एग्ज़ामिनेशन गाइड मुझे करनी है, पूरे इंपॉर्टेंट को डिस्कस करना है, बट कोशिश होगी जल्द अज़ जल्द कवर करूँ। बट ये है कि कोई सा भी पार्ट आपने मिस नहीं करना है, क्योंकि इस एक सिंगल वीडियो को देखने के बाद उम्मीद यही है कि बहुत सारी चीज़ें जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको ऑलरेडी याद होगी, और अगर बिलफ़र्ज़ कोई चीज़ ऐसी है जिसका मैंने आप लोगों को वीडियो बैकअप नहीं दिया हुआ या मैंने उसकी रिकॉर्डिंग आप लोगों को ग्रुप पे शेयर नहीं की हुई, तो आप बच्चे मुझसे जो है ग्रुप पे पूछ सकते हैं, तो मैं कोशिश यही करूँगा कि उसकी वीडियो भी दे दूँ। और इसके बाद ये तमाम एग्ज़ामिनेशन गाइड के बाद जो हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, सिर्फ़ ऑनलाइन स्टूडेंट्स, जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं वो तो कॉलेज में पेपर भले से आके दोबारा देना चाहें दे दें, लेकिन उनके 2 रीटेक्स हो चुके हैं। इसी तरीके से जो जौहर कैंपस के स्टूडेंट्स हैं, जौहर में जो पढ़ते हैं, वो ऑन ऑन कैंपस वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो चाहे गुलशन के हों, जौहर के हों, वो तमाम के तमाम बच्चे दोबारा पेपर अगर देना चाहें रीटेक तो दे दें इस एग्ज़ामिनेशन गाइड के बाद। बट वो स्टूडेंट्स के जो ऑनलाइन हैं, तो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट से भी रिक्वेस्ट होगी कि फिर इस वीडियो के बाद, यानी आज संडे का रोज़ है, इसके बाद मैं आप लोगों को 3 टू 4 डेज़ दूँगा और उसके बाद आप लोगों का फाइनल प्रीलिम पेपर लूँगा, और उसको पेपर देने के बाद फिर 6 या 7 मई तक आप लोगों की जो है 6 या 7 मई से बोर्ड के पेपर्स क्या हो जाएँगे, स्टार्ट हो जाएँगे। वीडियो की तरफ चलते हैं और बारी-बारी पहले हम चैप्टर वाइज़ को डिस्कस करेंगे, फिर मैं ओवरऑल इंशाल्लाह तमाम इम्पोर्टेंट को डिस्कस कर लूँगा। अगेन रिक्वेस्ट है, मेरे कोई भी स्टूडेंट इस वीडियो को छोटा-सा भी पॉइंट स्किप मत करना, एक-एक पॉइंट को तरीके से देखना। अच्छा, आप तमाम बच्चे जानते हैं कि आपका जो पेपर है वो 3 पार्ट्स में मुश्तमिल होता है। सेक्शन ए 17 मार्क्स के एमसीक्यूज़ होते हैं सीधे-सीधे। फिर सेक्शन बी 36 मार्क्स के क्वेश्चंस आंसर होते हैं, उसी के अंदर रीजंस भी होते हैं, उसके अंदर न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, लेकिन ये सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पे मुश्तमिल चीज़ें होती हैं, ठीक है जी। और उसके बाद जो सेक्शन सी होता है वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पे मुश्तमिल होता है, जिसमें 32 मार्क्स का आपका पोर्शन होता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो आपके पास अहम तरीन चीज़ है समझने वाली, मैं अभी जब इम्पोर्टेंट बताऊँगा तो बोर्ड के पेपर में जो टिका के इंपॉर्टेंट लगेंगे ना, इनमें से सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे वो लॉन्ग वाले आएंगे, यानी 32 मार्क्स जो सेक्शन सी के हैं वो मोस्ट प्रोबेबली 100% या 90+% जो क्वेश्चंस होंगे जो भी इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ उसमें लॉन्ग में यानी सेक्शन सी में इंशाल्लाह वही क्वेश्चंस होंगे, और ये नॉर्मल पे इसी तरह से रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो आपने सबसे पहले नंबर पे सबसे पहला जो टास्क अपना रखना है वो ये रखना है कि सबसे पहले नंबर पे आपने सेक्शन सी के लिए अपनी तैयारी इस तरह करनी है कि जैसे अगर अगर आप भैया 3 दिन 4 दिन लगा देते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं रिपीट कर दूँ, बहुत सारे बच्चे इसमें ये कहते हैं सर आपने ये नहीं करवाया या इसकी वीडियो सेंड नहीं की, या ये वाला टॉपिक अगर आ गया, या इस कॉलेज ने ये टॉपिक दिया हुआ है। देखो बेटा, बुक में ना जब आप इस वाली बुक को जो है ना, इस वाली बुक के अलावा इसकी जितनी इस बुक की औलादें हैं वो भी याद कर लें, तो एग्ज़ाम की जो घबराहट है ना वो उस वक्त तक ख़त्म नहीं होने वाली जब तक आप एग्ज़ाम दे ना लें। थोड़ा खाएँ, लेकिन अच्छा खाएँ। जितनी तैयारी है उसको बेस्ट बनाएँ। हम क्या करते हैं, हम उस भी कॉलेज की तैयारी कर लें, हम उस गेस्ट पेपर की भी तैयारी कर लें, उस वाले सर की भी तैयारी कर लें, वो वाले जो मिस हैं उनकी भी तैयारी कर लें, उस कॉलेज में जो क्वेश्चंस आए थे उनकी भी तैयारी कर लें। तैयारी हम सबकी कर लेते हैं और हमारी तैयारी किसी एक चीज़ की भी ढंग से नहीं होती, और यही वजह है कि जब बोर्ड का पेपर सामने आएगा आपके तो आप सब भूल जाएँगे। तो बेहतरीन ये है कि सबसे पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट तरीक़ेकार आपको बताया गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट आप मुझे ज़ाहिर-सी बात है मेरे स्टूडेंट हैं, फॉलो करते हैं, या मिसाल के तौर पे अगर चीज़ों को मानते हैं, तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बताया बताया जा रहा है, जो ट्रैक मैं आपको समझा रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग तैयारी करें। जब हो जाए बेहतरीन, आप देखें भई टेस्ट आप दे पा रहे हैं, तो फिर आगे बात ख़त्म हो जाती है। अच्छा, अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन सी के लिए, उसको बताने से पहले मैं बता दूँ कि अभी मैं लाइन से आपको चैप्टर वाइज़ सेक्शन सी के इम्पोर्टेंट बताऊँगा। टोटल 14 चैप्टर्स हैं, तो हर चैप्टर के मैं इम्पोर्टेंट बताता चला जाऊँगा कि सेक्शन सी के लिए इस चैप्टर से ये वाला क्वेश्चन आएगा, सेक्शन सी के लिए इस चैप्टर से ये वाला क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले नंबर पे आपने क्या करना है, बजाय इसके कि
आप पूरी की पूरी फिजिक्स की तैयारी एक साथ करें, सबसे पहले नंबर पे सेक्शन सी की तैयारी कीजिएगा। और जो भी क्वेश्चंस, हर चैप्टर के एक क्वेश्चन बताता हूँ या 2 क्वेश्चन बताता हूँ, जितने भी क्वेश्चंस बताता हूँ, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के बाद, उन क्वेश्चंस की तैयारी करने के बाद आपने सिंपली अपना टेस्ट देना है और ये एवरेज बनाना है कि 15 मिनट के अंदर ये सेक्शन सी का एक क्वेश्चन हो जाए। और फिर बोर्ड के पेपर जब स्टार्ट हो ना आपका, जब बोर्ड का पेपर आपके हाथ में आए, तो सबसे पहले सेक्शन सी अटेम्प्ट कीजिएगा। क्यों? उसका रीज़न ये कि सेक्शन सी आपका सबसे बेस्ट तैयार हुआ हुआ होगा। जब बोर्ड का पेपर होगा तो आपको आइडिया होगा, जो मैं गाइड दे रहा हूँ आपको उसकी कितनी अहमियत की हामिल चीज़ है। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने फिजिक्स में 85 आउट ऑफ 85 लिए हैं आज तक, उन तमाम बच्चों से जब भी मैंने पूछा है कि आपने सबसे पहले कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट किया था, तो वो यही कहते हैं सेक्शन सी अटेम्प्ट किया है। उसका रीज़न ये है कि सेक्शन सी जो है वो सबसे ज़्यादा मैच हुआ हुआ होता है और वही क्वेश्चन आए हुए होते हैं जो बताए हुए होते हैं मैंने। और सेक्शन बी हमेशा बॉदर करता है बच्चे को, हमेशा सेक्शन बी थोड़ा-सा आउट आता है। सेक्शन ए की जो बात है वो ज़ाहिर-सी बात है एमसीक्यूज़ का मामला है, वो बिल्कुल लास्ट में मैं क्लियर करूँगा। अच्छा, सबसे पहले इम्पोर्टेंट बताते हुए मैं चलता हूँ यूनिट नंबर 1 की तरफ। यूनिट नंबर 1 जो फिज़िक्स एंड मेजरमेंट्स वाला यूनिट है, सेक्शन सी में उसमें कोई भी सवाल इम्पोर्टेंट नहीं है और सेक्शन सी में उस चैप्टर में से, यानी ये यूनिट नंबर 1 में से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ, ये है कि यूनिट नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से सेक्शन बी में क्वेश्चंस आ सकते हैं, सेक्शन बी के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं सेक्शन बी डिस्कस कर लेते हैं यूनिट नंबर 1 में से। सेक्शन सी के हवाले से मैंने बता दिया कि यूनिट नंबर 1 में से कोई सा भी सवाल सेक्शन सी में नहीं आएगा। जब सेक्शन बी की तैयारी करेंगे तो यूनिट नंबर 1 में सबसे पहले नंबर पे आपने जो टॉपिक कवर करना है, उस टॉपिक का नाम है डायमेंशंस। अगर डायमेंशन का टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ तो प्लेलिस्ट में चले जाओ, यूट्यूब की प्लेलिस्ट में, इवन पब्लिक डला हुआ है मेरे ख्याल से। तो प्लेलिस्ट में जाओगे, यूनिट नंबर 1 में डायमेंशन के 3 4 5 जितने भी लेक्चर्स हैं वो लाइन से बने हुए हैं पूरे तरीके से। तो डायमेंशन के टॉपिक को आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हो। डायमेंशन का जो टॉपिक है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेक्शन बी के लिए। अच्छा, डायमेंशन के अंदर एक क्वेश्चन है जो आपकी बुक का पेज नंबर 28 है। बुक के पेज नंबर 28 पे। और अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, वो तमाम बच्चे अगर इनमें से कोई क्वेश्चन मैंने नहीं कराया हुआ या मिस हुआ हुआ है तो आप ज़रूर जो है मुझे बोल दीजिएगा, तो मैं वो टॉपिक कवर करवा दूंगा, ठीक है। बुक पेज नंबर 28 पे आप आएंगे ना, तो CRQs में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3। CRQs का क्वेश्चन नंबर 3, CRQs क्वेश्चन नंबर 3। मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ क्वेश्चन कि ड्राइव इक्वेशन फॉर द पीरियड ऑफ ऑस्किलेटिंग ऑफ मास सस्पेंडेड इन अ वर्टिकल स्प्रिंग बाय डायमेंशनल एनालिसिस। इसका भी सॉल्यूशन मैंने प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, डायमेंशन के लेक्चर 5 या 4 है, उसके अंदर ये वाला सवाल मैंने सॉल्व करवाया हुआ है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3 को। और बाकी डायमेंशन का जो पूरा लेक्चर है उसको कवर करें। कोई भी डायमेंशन का प्रूफ भी आ सकता है, डायमेंशन निकालने के लिए भी आ सकता है। सेक्शन बी से, चैप्टर नंबर 1 से आपने ये वाला जो टॉपिक है डायमेंशन का बहुत अच्छे अंदाज में करना है फॉर सेक्शन बी, ठीक है। सेक्शन सी में तो कोई भी सवाल नहीं आने वाला। दूसरे नंबर पे न्यूमेरिकल्स पे अगर आप आएँ, तो न्यूमेरिकल्स के मैं अगेन यही कहता हूँ हमेशा कि न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस सारी करें, कोई भी न्यूमेरिकल ना छोड़ें। बट जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल्स के उसमें आएंगे तो सबसे लास्ट में एक न्यूमेरिकल नंबर 9 है। जो न्यूमेरिकल नंबर 9 है वो है आपका न्यूमेरिकल नंबर 9। पेज नंबर मेंशन कर दे रहा हूँ। पेज नंबर न्यूमेरिकल नंबर 9 का जो पेज नंबर है वो है 29, ठीक है। पेज नंबर 29 पे आएंगे तो न्यूमेरिकल नंबर 9 है, पढ़ के बता दे रहा हूँ कि द डायमीटर ऑफ मून इज 3480 किलोमीटर। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द मून? हाउ मेनी मून्स वुड बी नीडेड टू क्रिएट अ वॉल्यूम इक्वल टू दैट ऑफ अर्थ? ये वाला जो क्वेश्चन है जो कि न्यूमेरिकल नंबर 9 है पेज नंबर 29 पे, इस सवाल को आपने अच्छे से करना है, इस वाले न्यूमेरिकल को अच्छे से करना है। और न्यूमेरिकल के अलावा जो आपके पास वर्कड एग्जाम्पल 1.2 और 1.3, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। वर्क एग्जाम्पल नंबर 1.2 एंड 1.3। 1.2 वर्क एग्जाम्पल पढ़ के बता दे रहा हूँ। इफ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज मेजर्ड 9 सेंटीमीटर विथ एरर ऑफ 0.02 सेंटीमीटर, एक ये वाला सवाल वर्क एग्जाम्पल नंबर 1.2। और एक वर्क एग्जाम्पल नंबर 1.3 है, ठीक है। ये दो वर्क एग्जाम्पल्स आपने बहुत अच्छे से कवर करनी है। अगेन रिपीट कर दे रहा हूँ, जब चैप्टर 1 निकालेंगे, चैप्टर 1 में ये जहन में रखिएगा, सेक्शन सी में कुछ नहीं आएगा, एमसीक्यूज आएगा। एक एमसीक्यूज उसका
जो सिग्निफिकेंट फिगर वाला है उसका एमसीक्यूज मौजूद होगा, डायमेंशन का हो सकता है। इस तरह से चैप्टर 1 से एमसीक्यूज तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है ना, वो जाहिर सी बात अंडरस्टूड है। लेकिन सेक्शन सी में एक भी सवाल नहीं आएगा। सेक्शन बी में एक टॉपिक जो आएगा वो डायमेंशन वाला आएगा, जो कि जिसमें डायमेंशन के अंदर से बुक के पेज नंबर 28 का सीआरक्यूज क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से देख लीजिएगा। बाकी डायमेंशन का कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है, डायमेंशन का टॉपिक आएगा, ठीक है। और न्यूमेरिकल जो है जब सारी प्रैक्टिस कर लें तो एक न्यूमेरिकल नंबर 9 को जो पेज नंबर 29 पे मौजूद है, और वर्क एग्जाम्पल नंबर 1.2 और वर्क एग्जाम्पल नंबर 1.3 को अच्छे से देख लीजिएगा। ये आपका यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं हम यूनिट नंबर 2 की तरफ। यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स में चलते हैं। अच्छा, यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स में बेटा जो सबसे पहले नंबर पे आपने याद करना है, याद रखिएगा, जस्ट डेफिनेशन याद कीजिएगा। यूनिट वेक्टर, जस्ट डेफिनेशन याद होगी, यूनिट वेक्टर, फ्री वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, इनकी डेफिनेशन याद करने के बाद आपने इसके साथ जो टॉपिक याद करना है वो करना है एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। अच्छा, अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। ये जो टॉपिक है एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड वाला, इस टॉपिक को आपने याद तो किया हुआ होगा, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, और वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या है इसको बहुत तरीके से समझ लीजिएगा। इसका जो बोर्ड का पेपर में जब बोर्ड के पेपर में सवाल आएगा तो सबसे पहली बात इसकी पहचान ये है कि सवाल में लिखा होगा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। अच्छा, अब वो करते हैं कि सवाल मुख्तलिफ तरीके से हैं। वो कहते हैं इफ़ टू वेक्टर्स v1 एंड v2 मेक्स एन एंगल θ1 एंड θ2 रेस्पेक्टिवली, इस तरह से। अगर ये सवाल इस तरह से आएगा तो ये एज इट इज़ छपेगा बुक जैसा, जैसा आपके टीचर ने सॉल्व करवाया है, जैसा आपके टीचर ने करवाया है। डायग्राम बनेगी तो वी वेक्टर लेंगे, v1 लेंगे, v2 लेंगे, और फिर v इज इक्वल टू v1 cos θ1, यानी सारी की सारी जगहों पे v चलेगा। सपोज करो यही सवाल एडिशन वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड में इस तरह से आ जाए कि वी हैव टू वेक्टर्स a1 एंड a2 विद एंड मेक्स एन एंगल θ1 एंड θ2। तो पूरे सवाल में चेंज आ जाएगा, जहाँ जहाँ v1 है वहाँ वहाँ a1 लेके चलना पड़ेगा, जहाँ जहाँ v2 है वहाँ वहाँ a2 लेके चलना पड़ेगा, और जहाँ जहाँ θ1 θ2 वैसे ही चलेगा जैसे किया हुआ है। सपोज करो वो कह दें मेक्स एन एंगल फाई एंड थीटा, तो फिर θ1 की जगह फाई और θ2 की जगह थीटा लेना पड़ेगा। यानी अगर वो वेरिएबल्स को चेंज कर दें, अब वो आपके टीचर ने, आपने मुख्तलिफ टीचर से या तो याद किया होगा इस लेक्चर को, या फिर अगर मुझसे किया तो मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं है कि मैंने जब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड वाला सवाल करवाया है, ये वाला क्वेश्चन, तो मैंने v1 v2 के रेस्पेक्ट से करवाया है, या a1 a2 के रेस्पेक्ट से करवाया है, या फिर f1 f2 के रेस्पेक्ट से करवाया है। इन शॉर्ट ये कि अगर बिलफर्ज वो मेंशन कर दें कि हमारा पहला वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये, तो फिर आपको अपने पूरे मेथड में चेंज लाके उन वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग जो है डेरिवेशन करनी पड़ेगी। जो बिल्कुल लास्ट में फिर डेरिवेशन होती है वो उन्हीं वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग आएगी। और सपोज करो डायरेक्ट कह देते हैं एडिशन वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड को एक्सप्लेन करें, तो फिर सिंपली आप किसी भी वेरिएबल को लेके अपने अकॉर्डिंगली जिस तरह आपने याद किया है सॉल्व कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है जी, तो ये इन शॉर्ट आपके पास मामला है। तो इन शॉर्ट ये कि सेक्शन सी में जो काइनेमेटिक्स में से पहला क्वेश्चन आपने याद करना है वो ये वाला याद करना है बहुत अच्छे अंदाज में। अच्छा, बोर्ड में याद रखिएगा, मेडिकल वालों का जैसे लास्ट ईयर था पेपर अलग आया था, और इंजीनियरिंग वालों का अलग आया था, कंप्यूटर साइंस और वालों का अलग आया था, और इंजीनियरिंग और मेडिकल वालों का अलग आया था, दो अलग अलग पेपर्स आए थे। तो अब ये है कि जो है ना, आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि वो कौन से पेपर्स में कौन से क्वेश्चन मैच करते हैं, फिर उस हिसाब से भी आपकी इंपॉर्टेंस डिस्टर्ब होगी। बट ये कि आपने अगर चैप्टर वाइज इस तरह से तैयारी की हुई जिस तरह मैं गाइड करते हुए आगे जा रहा हूँ, तो उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह आपका 100% पेपर बहुत अच्छे अंदाज में हो जाएगा। अच्छा, जो दूसरा सवाल आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन, और उसकी तमाम जो डेरिवेशंस हैं उससे रिलेटेड। प्रोजेक्टाइल मोशन में टाइम ऑफ फ्लाइट की डेरिवेशन आती है, हाइट की आती है, रेंज की आती है। तो जो प्रोजेक्टाइल मोशन वाला टॉपिक है, अगेन सेक्शन सी के लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है, और ये वाला सवाल भी आपने अच्छे अंदाज में कवर करना होगा फॉर सेक्शन सी यूनिट नंबर 2 से। डेरिवेशन ऑफ हाइट एंड रेंज, ठीक है जी। तो ये तो मैंने इस चैप्टर का आपको सेक्शन सी बता दिया, ठीक है। अब सेक्शन बी की तरफ आते हैं। अच्छा, जब सेक्शन बी की तैयारी करेंगे यूनिट नंबर 2 की, यानी कि काइनेमैटिक्स की, तो पहले नंबर पे जो आपने इज्जत देनी है वो न्यूमेरिकल्स को देनी है। उसका रीज़न क्या है कि अच्छा, मैं अगर आपकी जगह पे हूँ तो मैं कभी भी, क्योंकि यू हैव टू अटेम्प्ट 9 क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन बी, एंड इट इज़ 100% कन्फर्म
कि जो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 6 न्यूमेरिकल्स हैं सेक्शन बी उसमें, सॉरी, यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स में, जो कि पेज नंबर 56 में है। तो उन 6 में से एक न्यूमेरिकल्स ने आना ही आना है, तो मैं कभी भी 6 में से एक भी न्यूमेरिकल ना छोड़ूं। इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूँ कि जो पेज नंबर 56 है, पेज नंबर 56 पे जो न्यूमेरिकल्स हैं उनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल है वो न्यूमेरिकल नंबर 5 है। न्यूमेरिकल नंबर 5 जो इंपॉर्टेंट है, और न्यूमेरिकल नंबर 5 के अलावा न्यूमेरिकल नंबर जो 3 है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। बट मेरा मानना ये है और मेरा आपको सजेशन ये है कि इन न्यूमेरिकल्स की इंपॉर्टेंट में के चक्कर में पढ़ने के बजाय इनके 6 के 6 न्यूमेरिकल्स की परफेक्ट तैयारी कर लो, ताकि आपको इतना पता हो कि अब सेक्शन बी में आपको 9 क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करने, 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, क्योंकि एक क्वेश्चन तो इनमें से जो आया हुआ होगा वो हमने अटेम्प्ट कर लिया होगा। ठीक है ना? तो ये सिर्फ 6 न्यूमेरिकल्स में मुश्किल नहीं है, प्लेलिस्ट पे सारे सॉल्यूशन भी मौजूद है, प्लेलिस्ट में तमाम की तमाम उसकी जनरल लेक्चर भी मौजूद है, तो आराम से आप लोग कर सकते हैं अगर अभी भी नहीं किया है। वैसे तो उम्मीद यही है कि आप तमाम बच्चों ने किया हुआ होगा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल में जो है न्यूमेरिकल नंबर 5 और 3 इंपॉर्टेंट है। बाकी जो सेक्शन बी की थ्योरी के हवाले से है, तो सेक्शन बी की थ्योरी में इस चैप्टर में से आपने डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ को अच्छे अंदाज में याद करना है। एक डॉट प्रोडक्ट होता है और एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट जो है उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अराउंड 5 प्रॉपर्टीज़ याद कर लें, इनफ होगा, क्योंकि 4 लिखनी होती हैं अगर, तो आप 5 कम से कम याद करें, डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़। और यूनिट नंबर 3 काइनेमेटिक्स से ही एक मैं आपको रीज़न सजेस्ट कर रहा हूँ कि उस रीज़न को अच्छे अंदाज में कवर कर लीजिएगा, और वो ये कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अच्छा, इसका सवाल किस तरह आया हुआ है? इस टाइप का सवाल देखने के लिए आप ई आर क्यूज़ पे अगर आएंगे ना, तो ई आर क्यूज़ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 भी उसी टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 2 के अलावा क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, हाँ नहीं, 5, क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी टाइप का है, क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी टाइप का है, 5 भी इसी टाइप का है। क्या गेम गेम समझाते हैं ना एक ही लाइन में। वो कहते हैं कि बताएं, प्रोजेक्टाइल मोशन होता है ना, तो उसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक आपके पास हॉरिजॉन्टल होता है और एक वर्टिकल होता है। बातों बातों में भी समझा देता हूँ ये रीज़न किस तरह से आ सकता है और इसका जवाब क्या होता है। एक हॉरिजॉन्टल होता है और एक क्या होता है, वर्टिकल होता है। ये उसूल याद रखिएगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो कांस्टेंट होता है, और जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो चेंज हो रहा होता है। वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर जाते हुए, जो आपके पास मिसाल ले लीजिए कि ये हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा कांस्टेंट होगा, और ऊपर जाते हुए यानी वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर जाते हुए कम हो रहा होगा, मैक्सिमम हाइट पे वो जीरो हो जाएगा, नीचे आते हुए दोबारा क्या होगा, बढ़ेगा। ऊपर जाते हुए कम होगा, नीचे आते हुए बढ़ेगा, और मैक्सिमम हाइट पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो सवाल अगर आ जाता है कि एक्सप्लेन द चेंज इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन, तो आप कहेंगे ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिमेन सेम बिकॉज देयर इज नो फोर्स applying horizontally, but vertical component is changing. Vertical component changes during projectile motion. During upward motion vertical component decreases, during downward motion vertical component increases, and at the maximum height vertical component becomes zero. So इस तरह से अगर सवाल आ जाता है, जैसे मिसाल ले लीजिए, ई आर क्यू का कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोशन इन प्रोजेक्टाइल मोशन। तो आप कहेंगे कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोशन में हॉरिजॉन्टल मोशन या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिमेन सेम, एंड वर्टिकल मोशन, यही जवाब देंगे जो भी मैंने थोड़ी देर पहले इंग्लिश में बोला था। इसी तरह हाउ डज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी इन प्रोजेक्टाइल मोशन बिहेव्स, तो आपका वो जो हाउ डज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो आप कहेंगे भाई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। इन शॉर्ट ये कि सवाल चेंज करके अंदाज कुछ भी बोलें, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के दरमियान जो रिलेशन है कि हॉरिजॉन्टल का कंपोनेंट कांस्टेंट रहता है और वर्टिकल चेंज होता है ऊपर जाते हुए, इंक्रीज डिक्रीज मैक्सिमम हाइट पे जीरो, और नीचे आते हुए इंक्रीज होता है। तो इस रिलेशन को आपने डिस्कस करना है, इस रिलेशन को अपने वर्ड्स में लिखना है। बल्कि मेरे वर्ड्स को पीछे वीडियो करके देख लीजिएगा, मैंने बहुत आसान वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन किया है। तो सेक्शन बी में जो यूनिट नंबर 2 है, पहले नंबर पे आपने इज्जत देनी है न्यूमेरिकल्स को, तमाम न्यूमेरिकल्स को करें, किसी भी न्यूमेरिकल को ना छोड़ें। ये दो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, इनकी प्रैक्टिस अच्छी से कर लीजिएगा। और ई आर क्यूज़ के जो रीज़न ये वाला है, इस वाले रीज़न को थोड़ा सा अच्छा सा आपने ट्रैक पे करना है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास यूनिट नंबर 2 का जो मामला हो गया। यूनिट नंबर 2 को फिर रिपीट कर रहा हूँ कि यूनिट नंबर 2 में जो सेक्शन बी है, सेक्शन बी में ये दो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कीजिएगा सेक्शन सी के लिए, और सेक्शन बी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। अब चलते हैं अगले यूनिट की तरफ। यूनिट नंबर 3 में जो डायनेमिक्स है, इसमें अगर सेक्शन सी के लिए
सबसे अहम सवाल कहा जाए तो आप सबको ये वाला सवाल याद होगा, और अब तक अगर ये वाला सवाल आपने याद नहीं किया हुआ तो बेटा इसका मतलब यही है कि आप बर्बाद हो नहीं रहे, आप बर्बाद हो चुके हैं। ठीक है, ये वाला सवाल सबको याद होगा। इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन वाला सवाल है, जिसमें हम V1 V2 की क्या करते हैं, डेरिवेशन करते हैं। इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन पूरा का पूरा सवाल बहुत तरीके से पढ़ाया हुआ भी, आप लोगों का टेस्ट भी लिया हुआ है मैंने। तो इलास्टिक इन इलास्टिक कोलिजन और V1 एंड V2 यानी फाइनल वेलोसिटीज़ की क्या होती है, इसमें डेरिवेशन होती है। बहुत डिटेल क्वेश्चन है, बट अब तक आप लोगों को बहुत अच्छे से याद हो चुका होगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये सेक्शन सी के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी इस चैप्टर में सेक्शन सी के लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। इस चैप्टर में सेक्शन बी में जो एक टॉपिक है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो एक सवाल तो आपने अच्छे से याद करना है, ये वाला कि स्टेट एंड प्रूव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो ये तो सेक्शन बी के लिए आपने अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, सेक्शन बी के लिए। इसके बाद दूसरे नंबर पे जो आपके पास रिलेशन है, जो आपका रिलेशन है एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज, इस वाले क्वेश्चन को आपने अच्छे से देखना है, अच्छे से इज्जत देनी है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स की जहाँ तक बात की जाए, अच्छा इसमें एमसीक्यूज के हवाले से इस चैप्टर के अंदर एक टॉपिक है इम्पल्स। इम्पल्स चेंज ऑफ मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इम्पल्स वाले टॉपिक को, उसके यूनिट्स को, इन तमाम चीज़ों को देख लीजिएगा। वो जो है आपके पास कवर जो है वो टॉपिक आ सकता है उसमें एमसीक्यूज वगैरह में। बट ये है कि ये दो टॉपिक सेक्शन बी के लिए। न्यूमेरिकल्स में अगेन मैं एक बात कहूँगा कि देखें इस चैप्टर के अंदर जो पेज नंबर, अल्लाह आपका भला करे, कौन सा पेज नंबर है, पेज नंबर 72, पेज नंबर 72 है, और पेज नंबर 72 पे न्यूमेरिकल्स गिवन है। मैं कभी भी यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 के किसी भी न्यूमेरिकल को छोड़ने के हवाले से आपको फोर्स इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि मुझे पता है कि ये वो चैप्टर्स हैं, क्योंकि एंड के रिड्यूस हुए हैं चैप्टर्स, तो इनमें से न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा। तो अब आपने 3 न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस की, 4 को छोड़ दिया, उन्हीं 4 में से एक न्यूमेरिकल आ गया बोर्ड के पेपर में, तो आपके लिए मुश्किलात हैं। तो अक्लमंदी का तकाजा ये है कि कोई न्यूमेरिकल ना छोड़ा जाए। बट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बता दे रहा हूँ अगेन, इनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है वो आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 5 है। न्यूमेरिकल नंबर जो 5 है, जिसका मैं पढ़ दे रहा हूँ, 50 ग्राम बुलेट इज फायर्ड इनटू 10 kg ब्लॉक। एक ये वाला न्यूमेरिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। और इसके अलावा जो आपके पास मशीन गन वाला सवाल न्यूमेरिकल नंबर 4 है। ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 4 और न्यूमेरिकल नंबर 5, ये दो न्यूमेरिकल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें, ज़बानी याद हो जाए न्यूमेरिकल, इतनी अच्छी प्रैक्टिस करें। अगर मैक्सिमम आया भी तो वैल्यूज चेंज करके 10 kg की जगह 5 kg 15 kg ये कर देंगे। बट ये है कि न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है, ये वाले न्यूमेरिकल नंबर 4 और 5। बाकी जो न्यूमेरिकल्स हैं उन न्यूमेरिकल्स को जो है आप सारे के सारे जो सात सारे हैं, क्या 7 न्यूमेरिकल्स हैं जस्ट, तो वो आराम से आप देखा जाए तो आधे घंटे के अंदर न्यूमेरिकल्स कवर कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जो CRQs में देखिएगा एक सवाल लिखा हुआ है कि हाउ डज इम्पल्स रिलेटेड टू द फोर्स एंड टाइम, हाउ डज इम्पल्स रिलेटेड टू द फोर्स एंड टाइम, एक ERQs में ये वाला सवाल देखिएगा। और उसके बाद आप तमाम बच्चे ज़रा पेज नंबर आ जाइएगा, पेज नंबर 61 पे, और पेज नंबर 61 पे सेल्फ असेसमेंट का क्वेश्चन देखिएगा, हाउ इज इम्पल्स रिलेटेड टू द चेंज इन मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन में से कोई से भी क्वेश्चन अगर सेक्शन बी में आ जाए तो आपने सिंपली वो जो इम्पल्स की डेरिवेशन है, इम्पल्स वाला जो टॉपिक है, उसी को क्या करना होगा, एक्सप्लेन करना होगा या उसी को लिखना होगा। ठीक है जी, तो अब ये है कि यूनिट नंबर ये हमारा 3 था जो अपने इख्तिताम को पहुंचा। अब चलते हैं हम यूनिट नंबर 4 की तरफ। यूनिट नंबर 4 में सेक्शन सी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो यूनिट नंबर 4 में सेक्शन सी के लिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, लेकिन इसके साथ कोई ना कोई वो डेफिनेशन या कुछ शॉर्ट सी चीज़ ज़रूर मिला के देंगे। यानी वो इस तरह बोलेंगे डिफाइन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स, या इस तरह से वो पहले कोई शॉर्ट क्वेश्चन मिलाएंगे और उसके बाद वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की क्या दे देंगे आपको, डेरिवेशन दे देंगे, जो कि उसकी डेरिवेशन
विथ रेस्पेक्ट टू टाइम पीरियड भी होगी, विथ रेस्पेक्ट टू एंगुलर वेलोसिटी भी होगी, और विथ रेस्पेक्ट टू लीनियर स्पीड भी होगी। तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन और इसकी डेरिवेशन, ये टॉपिक जो है वो इम्पॉर्टेंट है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला टॉपिक सेक्शन सी के लिए दे सकते हैं, बट वो छोड़ दें बेहतर है, क्योंकि अब अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया को याद करने की तरफ जाएंगे तो फजूल में डिसबैलेंस होंगे। तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन और उसकी डेरिवेशन के टॉपिक को आप कवर कर लें। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट सेक्शन बी, तो सबसे पहले नंबर पे सेक्शन बी में आप इस चैप्टर में जो कवर करेंगे पॉइंट, वो करेंगे एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन वाला टॉपिक, जिसके अंदर ये वाली डेरिवेशन आती है कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा एंड a इज इक्वल टू आर अल्फा। ठीक है, तो ये वाली डेरिवेशन है जिसको कवर करेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को फोकस करेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को फोकस करेंगे, और न्यूमेरिकल्स में आप फोकस करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 2 को, एक्सरसाइज न्यूमेरिकल की बात कर रहा हूँ, न्यूमेरिकल नंबर 2 को, न्यूमेरिकल नंबर 3 को, और न्यूमेरिकल नंबर 10 को। ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 2, न्यूमेरिकल नंबर 3, न्यूमेरिकल नंबर 10 को। और मैं अगर बिलफर्ज एज ए स्टूडेंट पढ़ रहा हूँ तो इस चैप्टर के बाकी सारे जो न्यूमेरिकल्स हैं ना, उनको सिरे से छोड़ दूंगा। उसका रीज़न ये कि वो इतने मुश्किल, इतने ट्रिकी और इतने टफ न्यूमेरिकल्स हैं कि उतनी मेहनत मैं किसी और एरिया पे कर दूँ तो वो मेरे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। बट ये है कि इन तीन न्यूमेरिकल्स को अच्छे अंदाज में कवर करके फिर मैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव कर जाऊँगा। ये आपके पास यूनिट नंबर 4 की बात हो गई। अच्छा, यूनिट नंबर 5 पे जब हम आते हैं तो यूनिट नंबर 5 में अगेन मेरे एंड से सेक्शन सी के लिए कोई भी सवाल इंपॉर्टेंट नहीं है। यूनिट नंबर 5 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यूनिट नंबर 5 में सेक्शन सी के लिए तो कोई सवाल में इंपॉर्टेंट नहीं बोल रहा। हाँ, ये है कि सेक्शन बी के लिए आपने जिन टॉपिक्स को कवर करना है सेक्शन बी में यूनिट नंबर 5 से, सबसे पहले नंबर पे इसमें एक टॉपिक है कंजर्वेटिव फील्ड। सवाल पूछने का स्टाइल चेंज हो सकता है, वो ये बोल सकते हैं कि प्रूव डेट वर्क डन इज इंडिपेंडेंट इन द पाथ पे क्लोज पाथ इन अ ग्रेविटेशन फील्ड, इस तरह पूछ सकते हैं। जिन्होंने कंजर्वेटिव फील्ड का टॉपिक बहरहाल पढ़ा हुआ उनको पता है कि इसका सवाल किस किस तरह से आ सकता है। बट टॉपिक कंजर्वेटिव फील्ड, ठीक है, ये वाला। अच्छा, ये सब इंपॉर्टेंट सेक्शन बी के लिए। एक टॉपिक है वर्क एनर्जी थ्योरम, चैप्टर 5 में से एक कंजर्वेटिव फील्ड वाला टॉपिक कीजिएगा सेक्शन बी के लिए, वर्क एनर्जी थ्योरम कीजिएगा। इसके अलावा एस्केप वेलोसिटी वाली डेरिवेशन, एस्केप वेलोसिटी वाली डेरिवेशन, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रूफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए। लॉ ऑफ ये चारों जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं ये जस्ट फॉर सेक्शन बी बताए हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो ये आपने करना है सेक्शन बी के लिए करना है। सेक्शन सी के लिए इस सवाल इस चैप्टर से कोई भी सवाल इंपॉर्टेंट नहीं है। न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ते हैं। तो इस चैप्टर के लिए अगेन मेरा एक मशवरा है। देखो, मैंने ये यूनिट नंबर जब 2 और 3 करवा रहा था तो एक मशवरा दिया था कि यूनिट नंबर 2 और 3 के न्यूमेरिकल्स को स्किप मत करो, क्योंकि आगे जो चैप्टर के न्यूमेरिकल्स आने जा रहे हैं वो ना भयंकर न्यूमेरिकल्स आने जा रहे हैं। तो यूनिट नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स आसान है, 3 के न्यूमेरिकल्स आसान है, तो सारे न्यूमेरिकल्स करो ताकि आपको पता हो गया सेक्शन बी में एक दो सवाल तो निकल गए। 9 क्वेश्चन करने, एक निकल गए तो अब 8 रह गए, 2 क्वेश्चन निकल गए तो अब सिर्फ 7 क्वेश्चन करने रह गए। तो सेक्शन बी के हवाले से घबराओ थोड़े थोड़े ना, तो उस वजह से यूनिट नंबर 2 और 3 के हवाले से मैंने बोला नहीं छोड़ना। 4 में न्यूमेरिकल्स अजीब और गरीब किस्म के हैं। मैंने कहा कुछ न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट करो, बाकी पूरा चैप्टर छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 5 की अगर मैं बात करूं तो चैप्टर 5 के अगेन जो न्यूमेरिकल्स हैं ना वो एक्सट्रीमली आसान न्यूमेरिकल्स हैं। यानी जब आप न्यूमेरिकल की का लेक्चर भी मौजूद है, पढ़ा हुआ भी आप लोगों ने होगा, तो न्यूमेरिकल बहुत आसान है इस वाले चैप्टर के। और टोटल 11 भले से दिखने में न्यूमेरिकल्स हैं, लेकिन इन 11 में से 4-5 न्यूमेरिकल्स तो ऐसे हैं कि जो एक फॉर्मूले की मार है, यानी एक फॉर्मूला लगेगा और आंसर आ जाएगा। बट इंपॉर्टेंट मैं बता दे रहा हूँ कि इसमें से न्यूमेरिकल नंबर कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, पेज नंबर 121 जो है हमारा उस पर। बट मशवरा अगेन यही होगा कि एज अ टीचर, एज अ दोस्त, एज अ गाइडर मैं अगर आपको गाइड करूं तो इस वाले चैप्टर के न्यूमेरिकल को अगेन इज्जत दे देना।
सेक्शन बी से एक न्यूमेरिकल यहाँ से भी निकल गया तो फ़ायदा ये होगा कि अब आपको सिर्फ और सिर्फ 5 या 6 क्वेश्चन सेक्शन बी के बच जाएंगे जो करने होंगे, ठीक है ना। सिर्फ 11 न्यूमेरिकल्स हैं और सारे के सारे बहुत आसान हैं। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो हैं इसमें न्यूमेरिकल नंबर 4 है, न्यूमेरिकल नंबर 9 है और न्यूमेरिकल नंबर 11 है। अच्छा, ये मैं क्यों कहता हूँ, जब ये जुमला बोलता हूँ इनमें सारे न्यूमेरिकल कर लो, तो आपकी हट्टी होगी कि यार ये अजीब बात है, सारे न्यूमेरिकल करने तो फिर इंपॉर्टेंट क्या है इसमें रह गया। देखो होता पता है क्या, आप न्यूमेरिकल नंबर 4, न्यूमेरिकल नंबर 9, न्यूमेरिकल नंबर 11 जब इन 3 न्यूमेरिकल्स को करोगे ना, तो आपको जो याद रट्टा तो नहीं लगा सकते न्यूमेरिकल्स का, तो आपको अगर मेन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ये 3 न्यूमेरिकल भी क्लियर नहीं होंगे। और अगर आपने इन 3 न्यूमेरिकल्स को क्लियर करने के लिए अपने मेन कॉन्सेप्ट बना लिया कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला कब लगाना है, वर्क का फार्मूला कब लगाना है, वर्क को काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी के बराबर कब लेना है, तो भाई साहब पता है फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि ये 3 न्यूमेरिकल्स का मतलब ये है कि अब वो बाकी जो 4-5 न्यूमेरिकल्स आप छोड़ रहे हो वो भी अगर कर लो ना, तो वो भी इसी मेथड से होने वाले न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो इंपॉर्टेंट बताने का मतलब ये है कि इन न्यूमेरिकल्स की का अच्छे से घर पे टेस्ट दो, 4-5 दफ़ा प्रैक्टिस करो। बसूरत दीगर अगर आपने 11 के 11 न्यूमेरिकल्स कर लिए तो आपको ये 100% श्योर है कि इसमें से एक न्यूमेरिकल आएगा और मैं सेक्शन बी में एक और क्वेश्चन क्या कर लूँगा, निकाल लूँगा, ठीक है ना। तो तरीक़ेकार होता है, एक स्मार्ट प्ले होता है, एक हार्ड प्ले होता है। हार्ड वर्क में पूरे कराची की तैयारी करते रहो, पूरे कॉलेजेस को देखते रहो, अपने आप को कंफ्यूज करते रहो। और एक होता है स्मार्ट प्ले, स्मार्ट तरीके से तैयारी करो, आपको पता होगा कि मेरा सेक्शन सी भी पूरा निकलने जा रहा है, सेक्शन बी भी पूरा निकलने जा रहा है। तो खैर न्यूमेरिकल में ये 3 न्यूमेरिकल्स आपके क्या है, इंपॉर्टेंट है। यूनिट नंबर 6 पे चलते हैं। यूनिट नंबर 6 में जो आपके पास जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक आर्शिमेदस प्रिंसिपल, और इसके अलावा जो दूसरे नंबर पे आपने टॉपिक पकड़ करना है वो है सरफेस टेंशन, ठीक है। ये 2 टॉपिक्स हैं जो कि आपने कवर करने हैं सेक्शन अपना यूनिट नंबर 6 से। बाकी इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं यूनिट नंबर 6 के, सेक्शन सी के लिए कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बता रहा यूनिट नंबर 6 से, और जो इसके न्यूमेरिकल्स हैं उनमें न्यूमेरिकल नंबर 1, 6 और न्यूमेरिकल नंबर 7, ये 3 न्यूमेरिकल्स मेरे एंड से इंपॉर्टेंट हैं। बाकी ये है कि न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस के वाले से मैं अगेन रिपीट करता हूँ कि न्यूमेरिकल्स जो आसान चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हैं, जैसे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स इतने मुश्किल न्यूमेरिकल्स नहीं हैं, तो उनको सारे कवर किया करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स का टेस्ट दिया करें खुद से, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल नंबर 1, 6 और 7 क्या है, इंपॉर्टेंट है। यूनिट नंबर 7 में सेक्शन सी का आप सबको आइडिया भी हो गया होगा अब तक, और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन उसके जो प्रिंसिपल्स हैं, बर्नौलीज प्रिंसिपल उसकी एप्लीकेशन, यानी ये बर्नौलीज इक्वेशन वाला जो टॉपिक है सेक्शन सी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इस चैप्टर में जो सेक्शन बी के लिए आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनमें एक टर्मिनल वेलोसिटी, वाला टॉपिक और इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी, ठीक है। ये 2 टॉपिक सेक्शन बी के लिए इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स की अगर हम बात करें तो इनमें जो न्यूमेरिकल्स हैं वो न्यूमेरिकल नंबर 1, न्यूमेरिकल नंबर 2, न्यूमेरिकल नंबर 3 और न्यूमेरिकल नंबर 5, ये न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर की क्या हैं, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे पास यूनिट नंबर 7 है, और यूनिट नंबर 7 के बाद अब हम चलते हैं यूनिट नंबर 8 की तरफ। बल्कि काम करते हैं यहाँ तक, जो है क्योंकि हमारे 7 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो जो जितने भी हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, और जो जो ऑन कैंपस आते हैं वो बच्चे भी वीडियो, तो जाहिर सी बात है तमाम बच्चे देखेंगे, तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप लोगों को इसके हवाले से गाइड कर दूंगा। 7 चैप्टर्स हो गए, टोटल 14 चैप्टर्स तो हमें कवर करने हैं। मैंने ये सारे टॉपिक्स आपको बता दिए, इनमें से 90% टॉपिक्स आप लोगों ने पहले से कवर किए हैं, और ये सेक्शन सी के भी मैंने टॉपिक्स आपको बता दिए हैं, ठीक है जी। इसमें 6 क्वेश्चंस मुझे कवर करने हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, छठा क्वेश्चन इसमें ऐड कर देता हूँ, बल्कि कोई क्वेश्चन मैं ऐड नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ सेक्शन सी के ये क्वेश्चंस, ठीक है, और सेक्शन बी के ये क्वेश्चंस। आज है संडे का दिन, ठीक है, मैं आपको 2 दिन दे रहा हूँ, यानी कि पूरा आज का संडे दे रहा हूँ, मंडे दे रहा हूँ, ट्यूसडे की रात को मैं जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स हमारे जितने भी हैं
उनका पहला पेपर लूँगा, यानी पेपर 1 होगा फिज़िक्स का, हम 2 पेपर ले लेंगे। एक फिज़िक्स का पेपर 1 होगा आप लोगों का, जिसमें चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 7 तक आ जाएगा। फिर उसके बाद इसी तरह से मैं आपको यूनिट नंबर 8 से लेकर यूनिट नंबर 14 तक के इंपॉर्टेंट बताऊँगा। यूनिट नंबर 8 से लेकर 14 तक के इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे और मतलब कुछ टॉपिक ज़्यादा थे, उसमें बहुत कम टॉपिक होंगे। तो मैं आप लोग का दूसरा पेपर 1 दिन या 2 दिन का गैप देके ले लूँगा यूनिट नंबर 8 से लेकर यूनिट नंबर 14 तक का। तो 2 पेपर जब आप लोग दे देंगे 2 अलग-अलग पार्ट्स में, तो उम्मीद यही है कि बहुत अच्छी तैयारी आप लोगों की हो जाएगी। और इससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक है, कोई क्वेश्चन है, तो पूछ लीजिएगा मुझसे ग्रुप पे, तो मैं इंशाल्लाह उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग दे दूँगा आप लोगों को। और जो स्टूडेंट्स मिसाल के तौर पे ऑन कैंपस आके देना चाहते हैं, तो मैं इंशाल्लाह व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लोगों को उसके हवाले से भी गाइड कर दूँगा। कल जो है, कल रात में या कल तो नहीं, मंडे, कल कल मंडे होगा, तो ट्यूसडे को पेपर लूँगा और ट्यूसडे के फ़ौरन बाद आप लोगों के लिए अगली वीडियो डाल के 1 दिन का गैप देके मज़ीद 7 चैप्टर्स का क्या ले लूँगा, पेपर ले लूँगा। एमसीक्यूज़ के हवाले से मैं आपको बता दूँ कि इनके एमसीक्यूज़ के हवाले से मैं आप लोगों को एक एमसीक्यूज़ की शीट शेयर करूँगा। वो एमसीक्यूज़ या तो क्विज़ आप लोगों को शेयर कर दूँगा एमसीक्यूज़ का। तो उनसे सिर्फ़ एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बाकी जो एमसीक्यूज़ हैं, वो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो या तो बुक वाले आप लोगों को ऑलरेडी दिए हैं मैंने सारे के सारे आंसर्स, या तो उसमें से आएँगे या तो एमसीक्यू शीट में से आएँगे। बाकी ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ सेक्शन बी का, सेक्शन सी का, यानी सेक्शन बी और सेक्शन सी का पहला पेपर मैं लेने जा रहा हूँ और वो मैं लूँगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। आज का दिन आपके पास मौजूद है, मंडे का दिन मौजूद है, ट्यूसडे की रात को पहला पेपर लूँगा। ट्यूसडे की रात को पहला पेपर लूँगा और फिर वेडनेसडे को छोड़ के थर्सडे को आप लोगों का फाइनल पेपर ले लूँगा, उसमें मज़ीद 8 चैप्टर की भी इंपॉर्टेंट बता दूँगा। ये हमारा पार्ट 1 हो गया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। पार्ट जो 2 है मैं उसी वक़्त अपलोड करूँगा जब आप लोग मुझे अच्छा टेस्ट दें, और उम्मीद यही है कि अच्छा टेस्ट देंगे, क्योंकि अब तो पेपर 6 मई को है। तो 6 मई तक आप लोग अगर इसकी अपनी तैयारी कर लें, और जो वो बच्चे जो मेरे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो A1 ग्रेडर हैं, टॉप लेवल के बच्चे हैं, तो वो इसमें से नहीं, वो तो अपनी 100% तैयारी करें, इसको पक्का करें और 85 आउट ऑफ 85 लेने की ट्राई करें मेरे मेरे वो जो पहला पेपर है उसमें। ठीक है जी? चलें, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह पार्ट 2 में मुलाकात करेंगे जस्ट आफ्टर, जब हमारा पहला पेपर हो जाएगा। ठीक है जी? थैंक यू सो मच।